चलिए जी अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हुए एंड द नेक्स्ट चैप्टर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। नेक्स्ट चैप्टर इज सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 है बच्चों, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। और भाई और बहनों, जैसे कि आप सभी बच्चे जानते हो, इस चैप्टर के बाद हम नेक्स्ट नेगोशिएबल पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है एलिमेंट्स ऑफ लॉ एंड रिलेटिंग टू सेल्स ऑफ गुड्स, या मैं बोल सकती हूँ ये चैप्टर जो है आपका है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। मतलब चैप्टर का नाम है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। बच्चों, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के तमाम प्रोविजन आपके टिप्स पे हो जाएंगे। कोशिश की जाएगी जितने टॉपिक हम पढ़ेंगे उससे कनेक्टेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी हम कनेक्ट करेंगे, सॉल्व करेंगे, और कॉन्सेप्ट के बाद क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपके कॉन्सेप्ट और बेहतर होंगे और पूरा का पूरा चैप्टर आपके ब्रेन में प्रिंट हो जाएगा। बच्चों, बस जरूरत है टिक कर जमकर पेशेंस से पढ़ने की। अब हम स्टार्ट करते हैं। जनरली ऐसे सेशन बहुत कम ही होते हैं कि प्रोविजन के साथ एमसीक्यू, लाइक साथ के साथ आपके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, क्योंकि आपका जो पेपर का पैटर्न है वो एमसीक्यू बेस्ड है। तो कहीं ना कहीं बिना समय गवाए हम बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। चैप्टर का नाम है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। और जैसे कि आप जानते हो मित्रों, ये चैप्टर कहां से निकल के आया है? ये चैप्टर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में ही था। सेल्स से कनेक्टेड प्रोविजन मित्रों, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के जो प्रोविजन है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में थे, लेकिन 1930 में सेल्स से कनेक्टेड प्रोविजन सेपरेट कर दिए गए, अलग कर दिए गए, और नाम पड़ा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। इसी के साथ जो पार्टनरशिप से कनेक्टेड प्रोविजन थे वो पार्टनरशिप कहने लगा मुझे भी अलग करो, मुझे भी अलग करो। तो पार्टनरशिप के प्रोविजन भी सेपरेट कर दिए गए और नाम रखा गया इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, तो अभी जो हम देखा जाए तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, सेल्स से कनेक्टेड प्रोविजन पहले कौन से एक्ट में थे जरा बता दीजिए जल्दी से? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में। अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, और जैसे कि आप सभी बच्चे जानते हो कि हमें लॉ बहुत अच्छे से बेहतरीन ढंग से पढ़ना है, और धीरे धीरे प्रोविजंस आपकी जिंदगी में आते जा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। तो हम यहाँ पे इस चैप्टर को, क्योंकि देखो जो हर वो बच्चा जो प्रोफेशनल कोर्स को फेस करता है, ऐसा नहीं है वो नहीं पढ़ता लेकिन स्मार्ट स्टडी नहीं कर पाता, तो हम इस चैप्टर को बहुत स्मार्ट तरीके से रिवाइज करेंगे। मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट, रिवीजन वही जो समय बचाए और रिवीजन वही जो एग्जाम में आए, और हमारा नारा है कॉन्फिडेंस ऑन और फियर गोन। तो मित्रों, चैप्टर का नाम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। यहां पे तमाम प्रोविजन सेल और परचेज ऑफ गुड्स से कनेक्टेड, इनिशियली दिस प्रोविजन वर पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। नाउ सेल्स कहने लगा मुझे अलग कर दो भैया, मुझे अलग कर दो। तो कौन से ईयर में पास किया? इन द ईयर 1930। नाउ ऑल एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो वही सेम प्रोविजन जो कॉन्ट्रैक्ट के थे वो किस पे अप्लाई होते हैं? सेल्स पे। वैलिड वाले, वैलिड मतलब कैपेसिटी, सर्टेनिटी, वही सब। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट लॉ गवर्निंग टू सेल ट्रांजैक्शन, ईयर का नाम बताइए? 1930। सामान खरीदना और बेचने से कनेक्टेड। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एग्रीमेंट टू ट्रांसफर ऑनरशिप ऑफ गुड्स मस्ट सेटिस्फाई इसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। दो बातें सिखाना चाहती हूं, एक होती है ऑनरशिप, वन इज ऑनरशिप, सेकेंड वन इज पोजेशन। ऑनरशिप का मतलब है, अगर ऑनर की हम बात करते हैं तो उस पर्टिकुलर सामान का मालिक। पोजेशन का मतलब होता है कब्जा। ठीक है, दो टर्म, वन इज ऑनरशिप, सेकेंड वन इज अ पोजेशन। पोजेशन का मतलब क्या होता है?
पोजेशन का मतलब होता है कब्जा, ऑनरशिप का मतलब होता है आपके नाम पर प्रॉपर्टी है। धीरे धीरे हौले हौले स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सेक्शन 4 सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। अब हम इसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट करेंगे कि ये बताइए कि सेल और एग्रीमेंट टू सेल में क्या अंतर है। सेल और एग्रीमेंट टू सेल, अब इसे अदरवाइज मत लेना, लेकिन बस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूं और मुझे उस क्वेश्चन के आंसर दे देना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बच्चों एक लड़की है, लड़की का नाम है फैंसी, नाम है भैया लड़की का नाम है क्या, लड़की का नाम है भैया फैंसी। फैंसी की इंगेजमेंट हो गई है, फैंसी की इंगेजमेंट हो गई, अभी शादी नहीं हुई। फैंसी बीमार हो जाती है, इलाज कौन कराएगा, इन लॉस या पापा मम्मी, बोले ना। अभी एंगेजमेंट हुई है, अब फैमिली मतलब पापा मम्मी, क्या बात है, ब्रिलियंट बच्चे। ओके, फैंसी की शादी हो गई भाई, फैंसी की शादी हो गई, अब ट्रीटमेंट कौन कराएगा, उसके घर वाले, इन लॉस मतलब, बस यही है सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। जब एग्रीमेंट टू सेल होता है तो उसमें ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है और सेल में ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। तो देखिए ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप, ओनरशिप पासेस, जैसे ही सेल की बात करें भैया ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन एग्रीमेंट टू सेल में ऑनरशिप फ्यूचर डेट में कुछ कंडीशंस पूरी होने के बाद ट्रांसफर होगी। आर यू गॉट द पॉइंट? तो इसका मतलब सेल में ऑनरशिप इमीडिएट ट्रांसफर होती है और एग्रीमेंट टू सेल के अंदर फ्यूचर डेट में, क्या बोला मैंने जरा बताना, फ्यूचर डेट में। यहां पे दोनों तरफ की अपनी अपनी, दोनों पार्टीज अपनी अपनी ऑब्लिगेशन पूरी कर देती है, तो दैट इज नोन एज एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलेंगे इसे हम, एग्जीक्यूटेड। और इधर ये क्या रहेगा, एग्जीक्यूटरी, क्या बोला फिर से बोला, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। नेचर ऑफ एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट प्लस कन्वीनियंस, और यहां पे सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट ओनली। रिस्क ऑफ फॉल्स किसके ऊपर रहेगा भैया बताइए, बायर, क्योंकि वो सामान का मालिक बन चुका है। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल में किस में रहेगा, सेलर, जो सामान को बेच रहा है, क्योंकि अभी ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है। मैं कह सकती हूं जैसे जैसे ऑनरशिप ट्रांसफर होगी वैसे वैसे रिस्क ट्रांसफर होगा, जब ऑनरशिप ट्रांसफर तो रिस्क भी ट्रांसफर। आर यू गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी? अब आगे देखो, रेमेडी फॉर ब्रीच, बायर कैन क्लेम ऑनरशिप रेमेडीज सच एज सूट फॉर कन्वर्जन। बायर कैन क्लेम, सिर्फ क्या क्लेम कर सकते हैं, दैट इज टू बी डैमेजेस। यहां पे सिर्फ क्या क्लेम किए जा सकते हैं बच्चों, डैमेजेस। अब थोड़े से पॉइंट्स हम देख लेते हैं, धीरे धीरे अब समझते हैं जरा। थोड़े से पॉइंट्स, थोड़े से क्वेश्चंस हम कवर कर लेते हैं साथ साथ। सबसे पहली बात, द लॉ रिलेटिंग टू सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट इन इंडिया इज कंटेन्ड इन, किसके अंदर थे जरा बताना, दैट इज टू बी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट कौन सी तारीख को पिक्चर में आया था, तो बच्चों ये एमसीक्यू हो सकता है, दैट इज टू बी 1930, 1930 में 1 जुलाई को ये पिक्चर में आया था, 1 जुलाई एंड द ईयर इज 1930। उसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो ये है, ओरिजिनली प्रोविजन ऑफ रिलेटिंग टू सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, पहले किसके पार्ट थे, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बाद में इसको कवर अप किया गया है सेपरेट एक्ट में। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट इज टू बी क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो ये कहता है कि आप ये बताइए, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट इज कंसिडर्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री किसके है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब कॉम्प्लीमेंट है, आज भी उसके अंदर प्रोविजंस कवर किए गए हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के एक्ट के, क्योंकि जनरल प्रिंसिपल्स तो कॉन्ट्रैक्ट के वहीं से ही उठाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो हमने कहा वही वाले एलिमेंट्स अप्लाई होंगे जनरल प्रिंसिपल के, ऑल इसेंशियल एलिमेंट्स, फ्री कंसेंट, लॉफुल कंसिडरेशन, कॉम्पिटेंट पार्टीज एंड ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों, ऑल ऑफ द अबव। फिर उसी के साथ साथ थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट मेनली रेगुलेट, किस चीज से कनेक्टेड है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। क्या बताया मैंने जरा बताना, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। उसी के साथ साथ अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हुए देखिए, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को कवर अप किया गया है और ये मेरा वादा है कि अगर आपने पूरा सेशन ये ले लिया तो आपका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के प्रोविजन काफी अच्छे हो जाएंगे और काफी अच्छे लेवल पे आप पहुंच जाओगे।
आगे हम बात करेंगे बच्चों सेक्शन नंबर 4, दैट इज द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, जहां पे सेलर क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा ऑनरशिप ऑफ गुड्स किसके पास, बायर के पास, किसके बदले, प्राइस के बदले पैसा लेगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में सेल भी हो सकता है और साथ में एग्रीमेंट टू सेल, सेल तो हाथ के हाथ एग्जीक्यूट हो जाती है साथ के साथ, एग्रीमेंट टू सेल फ्यूचर में होती है। सेल ट्रांसफर ऑनरशिप इमीडिएटली, एग्रीमेंट टू सेल ट्रांसफर ऑनरशिप इन फ्यूचर। रिस्क ऑफ लॉस डिपेंड अपॉन ऑनरशिप ट्रांसफर, रिस्क किसके पास होता है, हमने अभी पढ़ा था, जहां जहां तू होगा मेरा साया तेरे साथ होगा। आगे 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 ऑनरशिप होगी और पीछे पीछे रिस्क होगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं रिस्क किसके साथ साथ ट्रांसफर होगा बच्चों, बताना जरा, जहां जहां ऑनरशिप होगी वहां वहां क्या होगा, रिस्क होगा। जहां जहां ऑनरशिप होगी और वहां वहां रिस्क क्या किया जाएगा, ट्रांसफर किया जाएगा। उसी के साथ साथ आपके सामने एक कॉन्सेप्ट आ जाता है, दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो अगर हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की बात करें, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की बात करें तो हियर इज अ ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप इन फॉर प्राइस, ट्रांसफर हो रही है क्या, ऑनरशिप किसके बदले, प्राइस के बदले। एक्ट कौन सा है, दैट इज टू बी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, है ना। और यहाँ पे सेल किसकी हो रही है, कार की। सेल इसमें क्या है, ऑनरशिप पासेस इमीडिएटली, इधर ये क्या है, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप बाय कर रहे हो मोबाइल, एग्रीमेंट टू सेल के केस में ऑनरशिप पास होगी लेटर ऑन, सिर्फ क्या ट्रांसफर होता है, पोजीशन। तो ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, एग्जीक्यूटरी। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, एग्जीक्यूटरी। प्राइस मनी कंसिडरेशन गुड्स मूवेबल प्रॉपर्टी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और एक कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे सेल और बेलमेंट का। देखो बच्चों, सेल में ऑनरशिप ट्रांसफर होती है, ठीक है, और बेलमेंट में सिर्फ पोजीशन ट्रांसफर होता है, ये बड़ा डिफरेंस है। सेल में क्या ट्रांसफर होती है, ऑनरशिप, और बेलमेंट में पोजीशन। तो देखो सेल में सिर्फ ऑनरशिप पास होगी बायर को, और यहाँ पे बेलमेंट ऑनरशिप रिमेन्स विद बेलर। पोजीशन एंड ऑनरशिप बोथ ट्रांसफर, ओनली पोजीशन ट्रांसफर। पर्पस ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स, और हियर टेम्पररी यूज फॉर स्पेसिफिक पर्पस। रिटर्न ऑफ गुड्स, गुड्स आर नॉट रिटर्न, गुड्स मस्ट बी रिटर्न। एग्जाम्पल सेल ऑफ कार, और यहाँ पे एग्जाम्पल दे सकते हैं कार गिवन फॉर, कार किसके लिए दी है जरा बताना, रिपेयरिंग के लिए। कार किसके लिए दी है, रिपेयरिंग के लिए। इसी तरीके से हमारा आगे चल के आता है सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर। तो इसमें भी चलते हैं धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर, डिफरेंस समझते हैं कि सेल एंड हायर परचेज और सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर क्या है, मैं आपको समझाती हूँ। जैसे मान के चलिए आपने अपने घर पे एक पेंटर रखा, आपने अपने घर पे क्या रखा, एक पेंटर रखा, और वो पेंट करता है, ठीक है। आपने उससे कहा कि पेंट भी तुम्हें लेकर आना है, पेंट भी तुम्हें लेके आना है और पेंट भी तुम्हें करना है, तो ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट, ठीक, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। लेकिन आपने उससे कहा भैया तुझे ना पेंट नहीं लेकर आना, क्या बोला मैंने, तुझे क्या नहीं लेके आना, पेंट नहीं लेकर आना है, ठीक है, पेंट नहीं लेके आना। तो सिर्फ क्या करना है कि तुम्हें सिर्फ आना है, पेंट वेंट हम देंगे, बस करके जाना है, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट फॉर लेबर। यहाँ कॉन्ट्रैक्ट किसके लिए हुआ है, लेबर के लिए, और वो क्या था, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, जहाँ सामान भी उसी का ही था। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें बच्चों यहाँ पे नेचर, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, कॉन्ट्रैक्ट फॉर हायर। अब हायर परचेज समझ लो, हायर परचेज में क्या होता है, जैसे आपने देखा कार लेते हैं रेंट पे, है ना, रेंट, ये रेंट पे नहीं कह सकते हम, जैसे कार खरीदते हैं लोन पे, ठीक है। तो जब लोन पे कार खरीदी जाती है तो उसमें बोला जाता है कि आप जब तक कार यूज करोगे तब तक पैसा दोगे, ठीक है, और ईएमआई पे करोगे, और जब आप लास्ट इंस्टॉलमेंट दे दोगे तो कार तुम्हारी हो जाएगी। तो उसमें दो ऑप्शन होते हैं, एक हायर और साथ में परचेज। हायर मतलब जब तक पूरा पैसा नहीं दे रहे, आप उसे यूज तो कर रहे हो बट आप उसके एक्चुअल ओनर नहीं हो, और जब आप सारा पैसा पे कर दोगे तो आप उसके एक्चुअल ओनर बन जाओगे। तो इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं हायर परचेज। क्या बोलते हैं इसे, हायर परचेज। तो देखो रिस्क ऑफ लॉस, रिस्क पासिस टू बायर एंड रिस्क जनरली रिमेन विद ऑनर। ट्रांसफर ऑफ टाइटल, बायर कैन ट्रांसफर ऑनरशिप, हायरर कैन नॉट ट्रांसफर ऑनरशिप। हायरर के केस में ऑनरशिप कब ट्रांसफर होती है, जब लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर देते हैं। अच्छा, हायर परचेज की एक खास बात होती है कि वहां पे जो आपकी प्रॉपर्टी है ना, वो यूज करता है जो लोन लेता है, मतलब कंट्रोल में बैंक के नहीं रहती, फिर तो कोई खरीदेगा नहीं। तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं हायर परचेज। क्या बोलते हैं, हायर परचेज, ठीक है जी। अब इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, तो धीरे धीरे क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और कुछ टॉपिक से कनेक्टेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन हमारे सामने आया, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज डिफाइंड अंडर।
कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज डिफाइंड अंडर, कौन से सेक्शन में डिफाइन है? तो हमने कहा दिस इज टू बी डिफाइंड इन सेक्शन नंबर 4। ये कहता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल वेयर सेलर ट्रांसफर और एग्री टू ट्रांसफर ओनरशिप ऑफ गुड्स टू द बायर, किसके बदले? फॉर अ प्राइस। दूसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। हमने कहा जी ये तो सारे हैं, क्योंकि जनरल प्रिंसिपल्स तो अभी किसके अप्लाई होते हैं? दैट इज टू बी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो यहाँ पे हम फिर तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। एन एग्रीमेंट टू सेल, एग्रीमेंट टू सेल क्या है बताओ? एग्जीक्यूटरी या एग्जीक्यूटेड? तो हमने कहा तो वो तो एग्जीक्यूटरी है, क्योंकि फ्यूचर में भी ऑब्लिगेशन परफॉर्म करनी है। फिर उसी के साथ आगे अगले क्वेश्चन की ओर अगर हम बढ़े, इन अ सेल द रिस्क ऑफ लॉस किसके पास? सेल में किसके पास रहेगा? बायर के पास, क्योंकि ऑनरशिप क्या हो चुकी है? ट्रांसफर हो चुकी है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मस्ट सेटिस्फाई ऑल एसेंशियल एलिमेंट्स, यस ऑफ कोर्स, किसके? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, क्योंकि जो जनरल प्रिंसिपल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के वो सेल्स एक्ट पर क्या होते हैं? एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया। मैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ रही हूँ। तो यहाँ पे हम सेल्स एक्ट भी पढ़ रहे हैं और साथ में इससे कनेक्टेड क्वेश्चंस भी कवर करते जा रहे हैं। तो अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हुए अब हम बेलमेंट की अगर और डिटेल में बात करें तो बेलमेंट के केस में क्या होता है? बेलमेंट इन्वॉल्व्स डिलीवरी ऑफ गुड्स फॉर पर्पस, क्या होता है जरा बताना? पर्पस होता है टेम्परेरी, टेम्परेरी पर्पस के लिए गुड्स की डिलीवरी देते हैं। बेलमेंट के केस में सिर्फ पोजेशन ट्रांसफर होता है, परंतु ओनरशिप किसके पास रहती है? बेलर। दो पार्टी रहती है, वन इज बेलर, सेकंड वन इज अ बेले। तो जो ओनरशिप है वो किसके पास रहती है? बेलर, और पोजेशन किसके पास रहता है? बेले। जैसे ही पर्पस पूरा हो जाता है गुड्स रिटर्न वापस किसके पास आ जाता है? बेलर के पास। सेल के केस में ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर होती है। कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर फोकस ऑन सर्विस रादर देन ट्रांसफर ऑफ गुड्स। हायर परचेज गिव ऑप्शन टू बाय गुड्स आफ्टर क्या पे करने के बाद? इंस्टॉलमेंट। आखिरी इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद आप उसके क्या बन सकते हो? ऑनर। ऑनरशिप इन हायर परचेज पासिस ओनली आफ्टर फाइनल पेमेंट। अब इसका एग्जाम्पल सुन लो। सेल, बेलमेंट, वर्क एंड लेबर, कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर एंड हायर परचेज। सेल, ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप फॉर अ प्राइस, और यहाँ पे ऑनरशिप पासिस इमीडिएटली। फॉर एग्जाम्पल बाइंग कार। बेलमेंट में डिलीवरी ऑफ गुड्स फॉर पर्पस, ऑनरशिप में डज नॉट ट्रांसफर। कार गिवन फॉर रिपेयर। वर्क एंड लेबर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, एंड यहाँ पे मे नॉट ट्रांसफर गुड्स। टेलरिंग, स्टिचिंग। हायर परचेज, हायर विद ऑप्शन टू व्हाट? बाय आफ्टर इंस्टॉलमेंट, जैसे टीवी ऑन किस पे है? ईएमआई। अब देखो इससे कनेक्टेड कुछ क्वेश्चंस कवर कर लेते हैं। जैसे कि बेलमेंट जो है ना आपका सेक्शन 148 में डिफाइन किया गया है। 148 डिफाइंस बेलमेंट एज डिलीवरी ऑफ गुड्स फॉर स्पेसिफिक पर्पस अपॉन कॉन्ट्रैक्ट, है ना? स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में डिफाइन किया बेलमेंट। ठीक है बेटा, स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। इन बेलमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफर, बताओ क्या ट्रांसफर होता है जनरली? बेलमेंट में जनरली क्या ट्रांसफर होता है? पोजेशन। ऑनरशिप ट्रांसफर, ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं की जाती है। उसके बाद अगर हम आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इफ मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज परफॉर्मेंस ऑफ सर्विस, इट इज, इसे क्या बोलेंगे? दैट इज टू बी कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। इन हायर परचेज एग्रीमेंट द हायरर इज, हायरर क्या माना जाएगा? दो पार्टी होती है, एक बेलर और दूसरा बेली। जिसके पास सामान जाता है वो क्या हो जाता है? बेली। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, इफ बायर बिकम इंसॉल्वेंट इन हायर परचेज द एग्रीमेंट द ओनर कैन डू एनी नथिंग, क्लेम डैमेजेस ओनली। तो हमने यहाँ पे बताया था टेक बैक द गुड्स, टेक बैक द ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप। तो ऑब्वियस सी बात है टेक बैक द गुड्स, जैसे पर्पस पूरा हो जाता है तो सामान को क्या करना पड़ता है? वापस लेना पड़ता है। ठीक है जी, अगले कॉन्सेप्ट की ओर चलते हुए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है गुड्स क्या है? मूवेबल प्रॉपर्टी है, विच इज टू बी मूव फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। गुड्स एग्जिस्टिंग भी हो सकता है, फ्यूचर और कंटिजेंट भी हो सकता है। जैसे हमें कोई बेड पसंद आया, हमने उसका आदेश दे दिया तो वो फ्यूचर गुड्स हो गए। एग्जिस्टिंग गुड्स स्पेसिफिक हो सकते हैं, एज सर्टेन हो सकते हैं और अनएज सर्टेन हो सकते हैं। फ्यूचर गुड्स प्रोड्यूस्ड लेटर। कंटिजेंट गुड्स की जो डिलीवरी है ना वो इवेंट के बेसिस पर होती है। जैसे शिप के थ्रू आप सामान मंगा रहे हो, अगर शिप पहुंचेगा तो सामान मिलेगा, शिप नहीं पहुंचा तो सामान डैमेज हो गया तो सामान नहीं मिलेगा। तो इसे बोलते हैं जनरली कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, जहां पे आपकी जो परफॉर्मेंस है डिपेंड होती है और ऐसे इवेंट पे जो हैपन हो भी सकता है और नहीं भी। कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड इफ स्पेसिफिक गुड्स पैरिश बिफोर कॉन्ट्रैक्ट। प्राइस इज एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल।
अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें, गुड्स मूवेबल प्रॉपर्टी है ना, एग्जिस्टिंग गुड्स ऑलरेडी ओन्ड बाय सेलर, फ्यूचर गुड्स प्रोड्यूस्ड लेटर, कंटिंजेंट गुड्स डिपेंडेंट ऑन कंटिंजेंसी, पेरिशिंग गुड्स, गुड्स डिस्ट्रॉय बिफोर सेल, एंड प्राइस यहाँ पे क्या बोला इन्होंने, क्या होना जरूरी है, मनी, मनी फिर से बोलो मनी कंसीडरेशन। उसके बाद बच्चों दो चीजें होती हैं, एक होती है कंडीशन और दूसरी होती है वारंटी। क्या क्या बताया मैंने, फिर से सुनो, एक होती है कंडीशन और दूसरी होती है वारंटी। दोनों में अंतर क्या है, मैं आपको एक बहुत बढ़िया सा एग्जांपल देती हूँ कंडीशन और वारंटी का, सुनना जरा ध्यान से। मान के चलिए फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, आपके यहाँ पे, या हम कह रहे हैं मिस्टर चिंटू ने अपनी पत्नी के लिए फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन परचेज करवाए। फुल्ली ऑटोमेटिक का मतलब जिसमें आपको कुछ नहीं करना, ठीक है, आप सिर्फ कपड़े डालिए और जिंदगी का मजा लीजिए, है ना। अब वो फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन खरीदी, लेकिन जैसे फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन परचेज करके लाए तो उसमें क्या होता है, एक बार आप सीधा जो है उसमें लिक्विड डिटर्जेंट या जो भी डालना चाहते हैं उसका अलग से ही आता है, वो डालिए, बंद करिए, कपड़े अंदर, बटन दबा दीजिए, अपने आप मशीन कपड़े धुलती भी है, क्लीन करती है, ड्राई करती है, और बस कपड़े निकालो और डाल दो। ऐसा सिस्टम होता है। अब भैया चिंटू की वाइफ बड़ी खुश हुई, तुम तो बड़े अच्छे हो जी, मेरे लिए बड़ी अच्छी मशीन लेके आए, फुल्ली ऑटोमेटिक है, अब आप फ्रीली अपने फ़ोन को एंजॉय कर सकते हैं। चिंटू की वाइफ ने मशीन चलाई और फ़ोन उठाया और सस्ता नशा किया, मतलब शॉर्ट्स देखे, ठीक है। अब जब शॉर्ट्स देखे तो बीच में मशीन ने बीप 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 बीप, अब वो कह रही बीप बीप क्यों कर रही है, कि भैया सर्फ डालो, अब वो सर्फ डाल के आई, फिर थोड़ी देर बाद करने लगे बीप 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 बीप, अब वो शॉर्ट्स देख ही रहे, क्या है भाई मशीन, कि नहीं पानी डालो, इन नीड वाटर, अलग से पानी मांग रही है। अब चिंटू वाइफ बकेट्स उठा रही है, पानी डाल रही है, ठीक है। क्या फायदा मशीन का, खरीदी किस वजह से थी, किसमें एक कंडीशन थी कि हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक हमारे कपड़े वॉश होंगे, ये तो कंडीशन ब्रीच हो गई, यस और नो। सो जो मेन वजह, जिस वजह से हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसे बोलते हैं हम कंडीशन, ठीक है। जिस वजह से हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, कंडीशन। इसके ऊपर मुझे एक बहुत अच्छा सा गाना याद आया, मैं आपको उसे सुनवाती हूँ तो आपको हमेशा हमेशा याद रहेगा, तो सुनना जरा ध्यान से मैं क्या कहना चाह रही हूँ, देखिए क्या कहना चाहता हूँ। इस प्यार को हम क्या नाम दें, कब से अधूरी है एक दास्तां, आजा उसे आज अंजाम दे, तुम्हें भूलूं कैसे मैं, मेरी पहली खता तुम हो, मैं जो जी रहा हूँ वजह तुम हो, बस यही पॉइंट मैं कहना चाह रही थी, वजह तुम हो। भैया पूरा गाना सुनाना मेरा उद्देश्य नहीं था, मैं सिर्फ ये लाइन आपको ध्यान दिलवाना चाहती थी कि जो कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है उसमें, हाँ जी, ये क्या कहना चाह रहा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, कंडीशन में क्या बोला इन्होंने, कि कंडीशन में आपने देखा इन्होंने बोला क्या, वजह तुम हो। इसका मतलब जब भी कभी कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो कंडीशन इज इसेंशियल, मेन इंग्रेडिएंट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। अगर कंडीशन ब्रीच होगी ना तो मशीन वापस, बिकॉज दैट इज अ मेन थिंग जिसके बेसिस पर कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ओके, सो एक होती है वारंटी, वारंटी मेन नहीं होती, वो उससे कनेक्टेड होती है। जैसे मशीन लेके आए, खराब हुई तो 6 महीने की वारंटी रिपेयर करके देंगे या दूसरी देंगे, दैट इज टू बी वारंटी। तो दो चीज़ें होती हैं, वन इज अ कंडीशन एंड सेकेंड वन इज अ वारंटी। कंडीशन मेन होता है, मेन पर्पज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और वारंटी क्या होती है जरा बताना, कोलेटरल टू द मेन पर्पज। यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है, ये सब्सिडरी टर्म है। इफेक्ट ऑफ ब्रीच
अगर इफेक्ट ऑफ ब्रिज की बात करें, कॉन्ट्रैक्ट कैन बी रेप्यूडेटेड, और ये कहता है कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी रेप्यूडेटेड, मतलब वापस नहीं हो सकता। राइट ऑफ बायर, रिजेक्ट गुड्स एंड क्लेम फॉर व्हाट, डैमेजेस, और यहाँ पे एक्सेप्ट गुड्स एंड क्लेम फॉर डैमेजेस ओनली। यहाँ पे पूरा सामान भी हम क्या कर सकते हैं, वापस, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं गुड्स और क्लेम करते हैं सिर्फ किसके लिए, डैमेजेस के लिए। नेचर गोज टू द रूट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे मेन रूट पे जाना पड़ता है, और ये क्या है भैया, सेकेंडरी प्रॉमिस है। क्या बोला मैंने जरा बताना, दिस वन इज अ सेकेंडरी प्रॉमिस। अब देखो समरी देख लेते हैं कौन कौन सी। कंडीशन एज टू टाइटल हो सकता है। टाइटल कैसे मैम एक बार बताओगे, बिल्कुल बताऊंगी। जैसे कि चिंटू जा रहा था, चिंटू जा रहा था किस पर, स्कूटर, मैं तो रास्ते से जा रहा था, ठीक है। अब ये रास्ते से जा रहा है, रास्ते में यहाँ पे मिस्टर ए आता है और उसे कह रहा है चिंटू गया स्कूटर वापस कर, क्यों, स्कूटर तो मेरा भाई। टाइटल, टाइटल मतलब ऑनरशिप आपके नाम पे होनी चाहिए। तो यहाँ पे ए कहने लगे जो स्कूटर तूने खरीदा है, ये जिससे तूने खरीदा है वो उसका ऑनर ही नहीं था भाई, ये वो उसका, मैं इसका एक्चुअल मालिक हूँ। तो एक कंडीशन ये रहती है कि जब आप सेल कर रहे हो तो इसमें मेन चीज ये है कि जब भी कभी आप सेल करोगे तो बायर के पास टाइटल ट्रांसफर होगा। इसमें मुझे एक बहुत अच्छी बात याद आई, समझ नहीं आएगी आपको लेकिन फिर भी मैं बोलूंगी। नीमो डेट क्विड नॉन हैबिट, मतलब नो वन कैन ट्रांसफर अ बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ। अगर मेरे पास बेटर टाइटल नहीं है तो मैं आपको बेटर टाइटल ट्रांसफर नहीं कर सकती हूँ। जैसे मान के चलो आप जा रहे थे मेट्रो स्टेशन से, मिस्टर ए कहने लगा फोन 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 आईफोन आईफोन, कितने में, 2000 में। अरे 2000 में आईफोन भाई, 2000 में के, हाँ 2000। आपको लालच आया, जी ललचाए रहा ना जाए, आपने 2000 में फोन खरीद लिया, खरीद कर क्लासरूम में आए, पीछे से बोले वाह वाह, पुलिस आई, पुलिस ने ए उठो, क्या हैंड कफ करके ले चलो कि भैया मैंने क्या, ये जो फोन ले रहे हैं ना इससे मर्डर हुआ है। मर्डर हुआ इससे, कहाँ से खरीदा भैया, मुझे नहीं पता, मैंने मेट्रो स्टेशन से खरीदा था भैया, है ना। रोने लगा बच्चा, क्यों, क्योंकि वो तो बेचारा सीधा साधा बच्चा है। आपने जिससे फोन खरीदा वो इसका मालिक ही नहीं था, वो चुरा के लाया था, मार के चोरी करके लाया था, मार दिया उसको और उसका फोन चुरा के भाग गया। अब उसका जुर्म आपके सिर पे गया, क्यों, क्योंकि आपने जिससे फोन खरीदा वो उसका एक्चुअल मालिक नहीं था। तो जिसके पास बेटर टाइटल नहीं है वो बेटर टाइटल ट्रांसफर नहीं कर सकता है, ठीक है। आगे जो आपने कोरेस्पॉन्ड किया, जो आपने कोरेस्पॉन्डेंस दिया, जो आपने डिस्क्रिप्शन दिखाया, डिस्क्रिप्शन बताया, वैसा ही होना चाहिए। इससे मुझे बड़ी अच्छी एक बात याद आ रही है, पुराने समय की, बहुत पुराने समय की बात याद आ रही है, बहुत पुराने समय की, काफ़ी पुराने समय की, मतलब हमारे ग्रैंडफादर्स के टाइम की, ठीक है। उस समय पता है क्या होता था जनरली, अभी जो कॉन्सेप्ट है ना, पिक्चर्स का कॉन्सेप्ट है, जैसे कोई लड़के की शादी करनी है तो उसके लिए जो लड़की देख के आते हैं वो वैसे तो जनरल लड़का खुद ही देखता है, बट अगर बाय डिफॉल्ट घर वालों ने देखी तो उसका एक फोटोग्राफ होता है, तो उससे दिखा देते हैं कि भाई लड़की ऐसी है, ठीक है। पुराने समय में फ़ोन का सिस्टम नहीं था, फोटोग्राफ्स होते नहीं थे, तो होता क्या था, जैसे घर का जो मेन बंदा है ना, बड़ा सदस्य है, वो भी ऐसा बंदा जो सीनियर पर्सन है, उसको भेजते थे लड़की वालों के यहाँ कि जाओ तुम लड़की देख के आओ। भाई वो गर्दन ऐसे करके बैठ रहता जैसे दुल्हन ही आई है, ऐसे लड़की सामने से आती है, चाय दी, जो भी लड़की आए उसे हाँ बोल दिया, देखा ही नहीं लड़की कैसी है, ठीक है। थोड़ा बहुत देखा और घर आके घर वाले पूछे कैसी है लड़की, क्या, अब कैसे बताएंगे, फोटो तो है नहीं, तो कैसे बताएंगे, बताओ जल्दी से। लड़की देख के तो आए हैं लेकिन फोटो नहीं है लड़की का, तो कैसे बताते हैं, पता है कैसे डिस्क्राइब करते हैं। ये हमारी छुटकी है ना, इसकी जितनी लंबी है ये जितनी छुटकी की हाइट है ना, लगभग इतनी हाइट है, ओके। और ये जो हमारी पूनम है, पूनम के जैसा रंग है, लाइक ना गोरा ना काला है, कैसा है भाई, ना गोरा ना काला, बिल्कुल गेहूं जैसा रंग है, ऐसे बताते हैं, ऐसे डिस्क्राइब करते हैं। दो चीजें क्लियर होगी। अच्छा, अब आप मुझे बताओ, यहाँ पे जो लड़की का डिस्क्रिप्शन है वो डिस्क्राइब किया जा रहा है और उसी से इमेज बनाई जा रही है। लड़का कब देखेगा दुल्हन को, शादी के बाद। भाई शादी के बाद देखने क्या फायदा, अब तो हो गए, ठीक है। तो पहले कहीं ना कहीं ऐसे ही चलता था, ये कस्टम था हिंदुस्तान का। हाँ, अब अलग बात है, अब की कहानी नहीं बता रही मैं आपको, ठीक है। तो दैट इज टू बी गुड्स मस्ट बी कॉरेस्पॉन्ड विद डिस्क्रिप्शन, आपने जो डिस्क्राइब किया सामान वैसा ही होना चाहिए। गुड्स मस्ट बी मर्चेंटेबल क्वालिटी, मतलब मर्चेंटेबल का मतलब है व्यापार करने के योग्य होना चाहिए, व्यापार करने के योग्य। गुड्स मस्ट बी होलसमनेस, होलसमनेस मतलब मान के चलो हम गए दुकान पे, हमने वहां से दूध खरीदा, तो पहले मुझसे पूछते हैं और भाई लाला जी ये क्या दूध की पैकेट ले जाएं, इसे पी के हम मरेंगे तो नहीं, कैसे होता है,
तो मतलब दैट इज फिट फॉर कंजम्पशन, ये इसकी कंडीशन है। होलसमनेस, आप उसे यूज कर सकते हो, या हम पूछते हैं हर पैकेट से, नहीं ना, तो दैट इज टू बी कंडीशन एज टू होलसमनेस। गुड्स मस्ट बी फिट फॉर पर्पस। बल्क मस्ट कॉरेस्पॉन्ड विद, किससे होना चाहिए, सैंपल। अगर सैंपल आपको दिखाया तो ये कंडीशन है कि सामान सैंपल से ही कनेक्टेड होना चाहिए। रीजनेबल अपॉर्चुनिटी, एंड उसी के साथ साथ कुछ वारंटीज होती हैं। क्विट पोजेशन, फ्रीडम फ्रॉम इनकम्ब्रेंसेस। इनकम्ब्रेंसेस का मतलब होता है बच्चों बर्डन्स। बर्डन मतलब उसके अगेंस्ट कोई लोन ना लिया हो, प्लैश ना क्रिएट किया है। डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स। अगर डेंजरस नेचर का गुड्स है तो उसके बारे में आपको पहले ही क्या करना पड़ेगा, डिस्क्लोज। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, हमारे क्लास का एक बच्चा है साहबजादा, उन्होंने अपने पापा से बोला, पापा देखो मैं ना कोर्स में कर लूंगा कंप्लीट, पर तुम्हें ना एक काम करना पड़ेगा, मैं मेट्रो से नहीं जाऊंगा, मैं मेट्रो से चिक चिक होती है बहुत, मेरी लड़ाई हो जाती है कि कैसे जाएगा भाई, मैं हॉर्स से जाऊंगा, हॉर्स राइडिंग करता हुआ जाऊंगा अक्षय कुमार स्टाइल में। अच्छा ठीक है, अब पापा है भाई, बच्चे की बात तो माननी पड़ेगी। लड़के के लिए घोड़े का इंतजाम किया। अब वो घोड़ा क्या करता है, घोड़े से कोचिंग आता है, घोड़े को नीचे खड़ा था, घोड़े को जब भूख लगती है ठीक है, लड़का सीधा नीचे जाता है, उसे खाना खिलाता है, फिर वापस। अब पहले दिन था, पूरे क्लास में हल्ला बचा दिया, शोर, ओ भाई पता है घोड़े पे आया हूं मैं, ठीक है घोड़े पे आया हूं मैं। इनसे बोला है पता है दीदी मैं घोड़े पे आया हूं, तुम्हें देखना है मेरा घोड़ा, चलो मैं दिखाता हूँ। अब सारे बच्चे, भाई बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, सब देखने पहुंचे उस लड़के के, चिंटू का घोड़ा देखने पहुंचे, रेड लाइट पे पहुंचे। चिंटू भाई स्टाइल मार रहा है अक्षय कुमार जैसे, टुक 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 टुक, क्लास में बैठा, ठीक है। अब क्या है कि रेड लाइट पे पहुंचा, अब वो उसे दौड़ा के दिखा रहा है, उसमें बैठा हुआ है स्टाइल में, कैप वैप पहन के, शूज वूज पहन के, हॉर्स राइडिंग करनी स्टार्ट करी। घोड़ा दौड़ा दौड़ा, धूम दबा के दौड़ा, और उसके बाद रेड लाइट जैसे आई सीधा बैठ गया दौड़ते दौड़ते। अब जो लड़का चिंटू उसमें बैठा था वो वहां पड़ा उधर प्रीत विहार जाके, ठीक है। अब सारे बच्चे हंस रहे, वाह वाह भाई मजा आ गया। इसका मतलब उसमें पता है दिक्कत क्या थी, डेंजरस नेचर का था। ये बात डिस्क्लोज नहीं करी पहले से, ये बात डिस्क्लोज करनी चाहिए थी, भाई हमारा घोड़ा ऐसा है कि दौड़ते दौड़ते बैठ जाता है। ये बात आपने बताई कि नहीं बताई, कि भाई हम ये वाली बात बताते तो तुम हमारा घोड़ा नहीं खरीदते। दैट इज टू बी वारंटी, ये वारंटी होनी चाहिए। तो बच्चों इस तरीके की कंडीशन और वारंटीज होती हैं। बहुत डिटेल और डेप्थ में पढ़ने के लिए आपको लंबे समय का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि ये चैप्टर काफी दिन चलता है, ठीक है जी। चलिए अब हम करते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस, तो धीरे धीरे क्वेश्चंस की तरफ चलते हुए, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हुए। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने 1 लाख रुपए के लिए है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 211 गुड्स इंक्लूड, गुड्स के अंदर क्या क्या चीजें आती है, तो मैं आपको बता देती हूँ गुड्स में हर वो प्रॉपर्टी आती है जो मूवेबल है, सिर्फ एक्शनेबल क्लेम को छोड़ के, जिनके अगेंस्ट एक्शन हो सकते हैं। तो देखो मनी, ठीक है, यहां पे इन्होंने कहा इंक्लूड्स मनी, एक्शनेबल क्लेम, मूवेबल प्रॉपर्टी, लैंड। तो हम कह सकते हैं जी मूवेबल प्रॉपर्टी आती है। इसमें क्या आती है जरा बताना, मूवेबल प्रॉपर्टी विच इज टू बी मूव फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। आगे कहते हैं गुड्स ओन्ड, अब फिर से समझना, गुड्स ओन्ड और पजेस्ड बाय सेलर एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर कॉल्ड, और कॉल्ड इसे क्या बोलेंगे, जल्दी बताओ फटाफट, एग्जिस्टिंग गुड्स। जिस समय हम पहुंचे, हम शोरूम में पहुंचे, हमने कहा जी हमें तो बस यही गाड़ी चाहिए, बस यही जिसपे हाथ टच कर रहे हैं, बस यही, इसको नहीं छोड़ेंगे। और फिर उसके बाद लड़का गाना गाते हुए मेरे सपनों की रानी आ गई तू, है ना, तो वही गाड़ी खरीद के लाए जो शोरूम में खड़ी थी, उसको टच किया, चाबी लगाई और लेके आ गए। एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट, इट मीन्स एग्जिस्टिंग गुड्स है, जिस समय आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो उस समय गुड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, दैट इज नॉन एज एग्जिस्टिंग गुड्स। उसी के साथ साथ बच्चों थोड़ा थोड़ा होले होले धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हुए, तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पे 1 लाख रुपए के लिए ये है, गुड्स प्रोड्यूस आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट। अब सुनो, आपको एक बेड पसंद आया, आपने सपनों में सोचा बेड होगा, रिमोट होगा, रिमोट से आगे होगा, पीछे होगा, मन करेंगे, तो इस तरीके से हम बेड डिजाइन करवाया। आप दुकान पे गए, आपने दुकान वाले से बोला भैया मेरा ना ऐसा बेड होना चाहिए, वीडियो दिखाई, आपके ऑर्डर देने के बाद सामान बना, दैट इज टू बी फ्यूचर गुड्स, जो मैन्युफैक्चर होते हैं कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद। स्पेसिफिक गुड्स पैरिश बिफोर कॉन्ट्रैक्ट। और बच्चों इफ प्राइस इज नॉट फिक्स्ड इन कॉन्ट्रैक्ट, अगर प्राइस नहीं फिक्स है कॉन्ट्रैक्ट में, तो यहां एक टर्म होता है रीजनेबल प्राइस, आपको क्या देना पड़ेगा, रीजनेबल प्राइस देना पड़ेगा।
चलिए जी, अब थोड़ा सा और धीरे धीरे होले होले आगे बढ़ते हुए स्टेप बाय स्टेप अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। और अगला टॉपिक स्क्रीन पे ये कंडीशन वारंटी से कनेक्टेड था। तो हमने कहा था कंडीशन इज द इसेंशियल, कंडीशन इज द इसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कंडीशन क्या है? इसेंशियल है। किससे कनेक्टेड? मेन पर्पस से। वारंटी उससे कनेक्टेड होती है, कोलैटरल होती है। अगर आपने कंडीशन का ब्रीच किया, ये पड़ा तेरा सामान, हम नहीं ले रहे, ठीक है, अगर ब्रीच ऑफ वारंटी है तो यहाँ पे हम क्या क्लेम करेंगे? डैमेजेस। कभी कभी कंडीशन वारंटी में तब्दील हो सकती है, लेकिन वारंटी कंडीशन में तब्दील भाई और बहनों नहीं हो सकती है, ठीक है। कंडीशन हमने तमाम तरीके की कंडीशंस यहाँ पे कवर अप करी। अब उसी के साथ साथ आगे बच्चों डॉक्ट्रिन ऑफ कैवे टेम्पटर, लेट द बायर बिवेयर। मैं बड़ी मजेदार आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ और आप सुनना जरा ध्यान से। लेट द बायर बिवेयर मतलब जो बायर है ना, बायर को अवेयर होना है। बायर जब सामान खरीदने जाएगा, बायर जब सामान खरीदने जाएगा तो दोनों कान, दोनों आंखें, सिक्स्थ सेंस सब खोल के जाएगा और उसको ये बात डिस्क्लोज करनी है, उसको ये बात डिस्क्लोज करनी है कि वो कौन सा सामान खरीद रहा है, बड़ी केयरफुल तरीके से उसे परचेज करना है। तो यहाँ पे कहते हैं लेट द बायर बिवेयर, दिस कंडीशन, दिस डॉक्ट्रिन इंप्लाइज दैट बायर मस्ट बी केयरफुल व्हाइल परचेजिंग द गुड्स। बायर को क्या रहना है? केयरफुल, जब वो क्या खरीदेगा? सामान खरीदेगा। अब सुनो बच्चों, ध्यान देना, ध्यान देना। अब मैं आपको एक बड़े मजेदार कहानी सुना रही, सुनोगे? चलो, तो अब हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। भाई साहब आपका क्या नाम है बेटा? मोहित। मोहित का हमने एक एग्जाम्पल लिया। मोहित जो है, मोहित सुनिए, ध्यान दीजिए। मोहित के घर में एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा हुआ है, इनके ताई जी के बेटे के, ताई जी के बेटे के, मतलब ये चाचा बन गए हैं। बधाई हो मोहित, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब सुनना ध्यान देना बच्चों। लाइव वाले बच्चे आप भी देख लो कितने मेहनती बच्चे हैं। बोले मैम और पढ़ाओ मैम, पढ़ाओ मैम, हमें तो मैम आदत होनी है, ऐसे ही तो पढ़ना है मैम। अब सुनो, मोहित है ना पढ़ रहा था अपने रूम में, मोहित की ताई जी आते हैं, मोहित से बोलते हैं बेटा मोहित एक काम कर दे, वो छोटा बच्चा ना उसको कफ हो गया है, ठीक है, तो एक ना खांसी की ड्रॉप लेके आ, अभी जस्ट कल ही बच्चा पैदा हुआ। मोहित ने कहा कोई दिक्कत नहीं। मोहित गया, मोहित बोला ताई जी जाऊंगा तो बाइक की चाबी दे दो, ठीक है। अब ताई जी ने कहा बाइक की चाबी की? हाँ ले बेटा तो ले जा। और मोहित पता है क्या, बाइक उठाई, न जाने किस गली जा रहे हैं, अपना कोई ठिकाना नहीं, गाना गाता हुआ मोहित जा रहा है। मोहित गाने में एंजॉय कर रहा है, कान में लीड लगा रखी है, बाइक चलाया जा रहा है, ठीक है। और इतनी देर में अपनी वाली से मिलने पहुंच गया और खो गया भाई सपनों में, सपने में खो गया। समोसे की दुकान पे गया, एक खुद गाया, उसे खिलाया, 10 रुपए की कोल्ड ड्रिंक खुद पी और उसे भी पिलाई। अब पहुंचा मेडिकल स्टोर पे जाके कह लो भैया जल्दी फटाफट कफ सिरप देना, कफ सिरप देना। अब कफ सिरप ली और लेके पॉकेट में रखी और बाइक वापस घुमा दी और ताई से बोला ये लीजिए कफ सिरप, और कफ सिरप दे दी। ताई जी ने भी कुछ सोचा न समझा, मोहित की बातों पे विश्वास किया और बच्चे को एक ढक्कन 5 ml कफ सिरप दे दी। भैया जी कफ सिरप दे दी 5 ml 5 ml कफ सिरप दी। तो बच्चा तो भाई सो रहा है, 1 घंटा हो गया, और सो रहा है 2 घंटे हो गए, सो ही रहा है। अब जितना ज्यादा बच्चा सोए उतने घर वाले पूछे कहाँ से लाया था दवाई? मोहित बोले यार आज तो बड़ा बुरा फंसा, भगवान बच्चे की नींद खोल दे वरना ये मेरी उठा लेंगे, ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद मोहित की मम्मी आई, अकल नहीं है तुझे, दवाई कहाँ से लाया? हर घर का बंदा जैसे जैसे जितना ज्यादा बच्चा सोए मोहित की उतनी आफत। मोहित भाई नीचे लेट के भगवान से प्रार्थना करे प्रभु आज जान बचा दे। फाइनली अगले दिन बच्चा जगा, नींद से जगा, फ्रेश एकदम। मोहित सो गया ठीक है, क्योंकि उसे नींद ही नहीं आई थी। अब बच्चों मोहित को ना बहुत डांट पड़ी घर में। मोहित अपने दोस्त के साथ डंडे लेके मेडिकल पे पहुंच गया। अब आगे सुनो, मेडिकल स्टोर वाले से कहना बाहर निकल, तू बाहर निकल। मेडिकल भाई होश में बात कर भाई, क्या दिक्कत है भाई? लड़के ऐसे करते हैं, मेडिकल वाले के ऊपर लठ मार दूंगा। भाई देख यार ऐसे मत कर। उसके बाद बात क्या, तू बात बता, कल दवाई दी थी ना दवाई? हाँ दी थी। तो कफ सिरप की दवाई दी तूने? हाँ दी। भाई मुझे बच्चे के लिए चाहिए थे।
तूने कॉरेक्स उठा के देती, उसमें आधी बोतल तो उसमें नशा होता है, बैक पाइपर होती है उसमें आधी, ये है कि हाँ बच्चे ने पी ली, घर वाले मुझे देख मेरे सिर पे नाच रहे कल से, अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। बस फिर क्या था, यहां पे मोहित ने एक और धमकी दी, केस करूंगा तेरे खिलाफ। अब उधर मेडिकल स्टोर वाले का एक भाई बैठा था, भाई वो पढ़ता था नंबर 1 CS कोचिंग CS प्रीति सिंह क्लासेस लक्ष्मी नगर में। उसने कहा ओ भाई कहां से पढ़ के आया तू, सुन इधर, ये देख ये पढ़, ये क्या लिखा है, लेट द बायर बिवेयर केयरफुली व्हाइल यू परचेसिंग द गुड्स, यू हैव टू मेंशन द पर्पस। आपने एक बार भी बोला, नेस्केंट स्टेज पे बच्चा है, नवजात शिशु है, तुमने बोला, तुमने बताया नवजात बच्चे के लिए दवाई चाहिए, आपने क्या बोला, कफ सिरप है, क्योंकि मोहित तो नशे में था। नशे में तो मोहित तो, अरे समोसे ये ऐसा होता है ना, जब पहली पहली बार प्यार होता है ना, बहुत नशा होता है उसमें, आप नहीं जानते। अभी जब भी कभी धूप में दोपहर में कोई लड़का ऊपर छत पे फोन लेके खड़ा है, समझ लेना नशा है उसे, ठीक है। झाड़ी में बैठा है कोने में, रात के 12 बज रहे हैं, सबको ठंड लग रही है, शिवरिंग हो रही है, मतलब आप नोटिस करना कभी, मैं नहीं कह रही आप ऐसे हो, आप कभी नोटिस करना, ब्लैंकेट में लोगों को ठंड हो रही है, एक नौजवान लड़का छत पे खड़ा होकर फोन पे 12 बजे बात कर रहा है, टेम्परेचर माइनस में, उसे ठंडी लग रही। प्यार चीज ही ऐसी है भाई, प्यार ऐसी चीज होती है, ना भूख लगने देता है, ना प्यास लगने देता, ना ठंड का पता, ना ही गर्मी का पता। तो सुनिए, ध्यान दीजिए मैं क्या कह रही हूं, लेट द बायर बी अवेयर, आपको केयरफुली अपना पर्पस क्या करना था, डिस्क्लोज करना था। तो यहां पे कहते हैं, अब सुनो, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बायर टू एंश्योर दैट गुड्स ही परचेज आर सुटेबल, इस लाइन पे ध्यान देना, आर सुटेबल फॉर हिज पर्पस ऑफ द डिजायर्ड क्वालिटी, एंड सेलर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर सुटेबिलिटी ऑफ गुड्स अनलेस कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड्स अदरवाइज। आपको अपना पर्पस डिस्क्लोज करना पड़ेगा, तभी जाके यहां पे हेल्प होगी। आगे कहता है, देयर इज नो इम्प्लाइड वारंटी और कंडीशन रिगार्डिंग क्वालिटी और फिटनेस ऑफ गुड्स फॉर पर्टिकुलर पर्पस। ठीक है जी। उसी के साथ साथ अगर हम इसमें देखें तो कुछ डिसाइडेड केसेस भी हैं। आगे हम कहते हैं ऐसा नहीं है कैवेट एम्प्टर एब्सोल्यूट है, कभी कभी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट ये कहता है, इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, जहां सेलर ने फॉल्स रिप्रेजेंटेशन दिया, सेलर ने झूठ बोल दिया, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन दिया, तो वहां पे डॉक्ट्रिन मदद नहीं करती है सेलर की। ठीक है। उसी के साथ जानबूझ के चीजें छुपाई हैं, जैसे एक्सपायरी डेट वगैरह छुपा दी है, वो सब चीजें इसमें कवर अप की जाती हैं। उसके बाद बच्चों अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़े तो कैवेट एम्प्टर का मतलब होता है लेट द बायर बी अवेयर, कब, सामान खरीदने से पहले, बिफोर परचेज। सेलर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है अगर आपने उसे अपना पर्पस डिस्क्लोज नहीं किया, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, चीज़ों में से चीज़ें मतलब डिफेक्ट्स को छुपाना, कंसीलमेंट का मतलब होता है छुपाना, रिलायंस ऑन इज सेलर्स स्किल एंड सेल। उसके बाद बच्चों इसमें जो है आपका आएगा पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी और ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप। अगर पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी की हम बात करें तो ये भी जरा सुनते हैं, पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब क्या है। पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब है ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप। क्या बोला मैंने, जरा बताना, ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप में पास बिफोर डिलीवरी, ऑनरशिप में पास बिफोर डिलीवरी। यहाँ पे ये कहते हैं रिस्क जो पास होता है वो किसके साथ ट्रांसफर होता है, दैट इज टू बी ट्रांसफर विद द किसके साथ होता है, जरा बताना, ऑनरशिप। इन स्पेसिफिक गुड्स ऑनरशिप डिपेंड ऑन द इंटेंशन ऑफ व्हाट, पार्टीज। इन अनएसर्टेन गुड्स ऑनरशिप एप्रोप्रिएशन के बाद होती है। सेलर में रिजर्व राइट ऑफ डिस्पोजल, एंड यहाँ पे इसमें कुछ कंडीशंस दी हैं, जैसे स्पेसिफिक गुड्स ऑनरशिप पासिस व्हेन कॉन्ट्रैक्ट मेड, जैसे कॉन्ट्रैक्ट करोगे ऑनरशिप क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी। स्पेसिफिक गुड्स नॉट डिलीवरेबल, ऑनरशिप तब पास होगी जब गुड्स डिलीवर हो जाएगा। प्राइस पहले से एसर्टेन है टेस्टिंग के बाद, जैसे कि राइस बेचे बाय वेट। सेल ऑन अप्रूवल, ऑनरशिप पासिस ऑन एक्सेप्टेंस। अनएसर्टेन गुड्स ऑनरशिप पासिस आफ्टर एप्रोप्रिएशन। पासिंग ऑफ रिस्क की बात करें तो रिस्क फॉलो द ऑनरशिप, उसके बाद बच्चों इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए कुछ कॉन्सेप्ट्स करते हैं। ओनली ये कहता है सिर्फ जो सामान का ओनर है वही क्या कर सकता है, ओनरशिप ट्रांसफर कर सकता है। इस नियम का नाम क्या था, नीमो डेट क्विड नॉ हैबिट। नो वन कैन ट्रांसफर अ बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ। अगर आपके खुद के पास बेटर टाइटल नहीं है तो आप किसी को बेटर टाइटल ट्रांसफर नहीं कर सकते हो।
ठीक है। अब बायर परचेजिंग फ्रॉम नॉन ओनर डज नॉट गेट अ वैलिड टाइटल। इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस है, इंक्लूड मर्केंटाइल एजेंट, co-owner, voidable contract, buyer in possession and unpaid seller. These exceptions protect bona fide purchaser acting in a good faith. उसके साथ बच्चों आगे अगर थोड़ा सा हम चले, जनरल रूल, ओनली ओनर कैन ट्रांसफर द टाइटल। क्या बताया हमने, सिर्फ ओनर ही अपना टाइटल क्या कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। अगर वो खुद ओनर नहीं है तो वो टाइटल ट्रांसफर नहीं कर सकता। मर्केंटाइल एजेंट सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स, और को ओनर जो है, को ओनर मतलब एक सामान के दो ओनर है तो वो ट्रांसफर कर सकता है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट नॉट रिसाइंडेड। सेलर इन पोजेशन रीसेल गुड्स, बायर इन पोजेशन रीसेल गुड्स। एस्टोपल, ओनर अलाउ अपीयरेंस ऑफ ओनरशिप। अनपेड सेलर होता है जिसने सामान तो बेच दिया लेकिन उसे पूरा पैसा नहीं मिला, तो उसे बोलते हैं बच्चों क्या, अनपेड सेलर। उसी के साथ साथ बच्चों अगर हम इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़े तो ओनली ऑनर कैन नॉर्मली ट्रांसफर ऑनरशिप ऑफ गुड्स। सिर्फ ऑनर ही गुड्स को क्या कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। द रूल इज बेस्ड ऑन नीमो डेट क्वेट नॉन हैबिट। नो वन कैन ट्रांसफर अ बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ। बायर परचेजिंग फ्रॉम नॉन ओनर यूजुअली डज नॉट गेट वैलिड टाइटल। इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस है जैसे कि मर्केंटाइल एजेंट, को ओनर, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, बायर इन पोजेशन, और इसके कुछ एक्सेप्शंस मैंने आपको बताए। उसके बाद बच्चों अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़े, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर सेलर टू डिलीवर गुड्स एंड बायर क्या पे करेगा, प्राइस। डिलीवरी का मतलब है ट्रांसफर ऑफ व्हाट, पोजेशन। डिलीवरी एक्चुअल हो सकती है, डिलीवरी कंस्ट्रक्टिव हो सकती है, और डिलीवरी सिंबॉलिक भी हो सकती है। जैसे एग्जांपल देके मैं बताती हूँ, आपने एक्चुअल में कोई सामान खरीदा, आपको सामान मिल गया। एक होती है सिंबॉलिक, जैसे आपने देखा कई सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे क्रिकेट के मैचेस हो रहे हैं तो उसमें क्या है कि किसी प्लेयर को कार गिफ्ट करनी है तो पूरी गाड़ी थोड़ी उठा के लाते हैं, चाबी जनरली दे देते हैं या लेटर के थ्रू दे देते हैं, ठीक है। तो वो सिंबल है, अगर चाबी के थ्रू ट्रांसफर कर रहे हैं। डिलीवरी एंड पेमेंट आर यूजुअली कॉन्करेंट कंडीशन। बायर इज डीम्ड टू एक्सेप्ट गुड्स इफ ही रिटेन, यूज और रीसेल द गुड्स। बायर में रिजेक्ट गुड्स इफ क्वांटिटी और डिस्क्रिप्शन अगर क्या है बच्चों, इनकरेक्ट है। उसी के साथ साथ सूट्स की बात कर लेते हैं। सूट फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जब भी कभी कॉन्ट्रैक्ट में ब्रीच होगा तो आप क्या कर सकते हो, सूट फाइल कर सकते हो। व्हेन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज नॉट प्रॉपरली परफॉर्म बाय आइदर पार्टी, द एग्री पार्टी हैज अ राइट टू फाइल सूट इन कोर्ट ऑफ लॉ। अब रेमेडीज की बात कर लेते हैं। सूट क्या हो सकता है, अगेंस्ट, सूट बाय सेलर अगेंस्ट द बायर अगर उसने पैसे नहीं दिए। सूट बायर भी कर सकता है अगेंस्ट सेलर अगर डिफेक्टिव गुड्स दिया। एक होता है एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो पहले से पहले ही मना कर दिया जाता है सामान देने के लिए। और मेजर्स फॉर डैमेजेस। आगे अगर हम देखें, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अलाउ, एग्री पार्टी क्या कर सकती है, जिसके राइट अफेक्ट हुए वो कोर्ट में सूट फाइल कर सकती है। सेलर में फाइल शू फॉर प्राइस और डैमेजेस फॉर व्हाट, नॉन एक्सेप्टेंस। बायर में शू किसके लिए, डैमेजेस के लिए। या तो उसे सामान ही नहीं मिला या फिर खराब सामान मिला तो वो प्राइस रिकवर कर सकती है। इन ब्रीच ऑफ वारंटी बायर कैन नॉट रिजेक्ट गुड्स बट ही कैन क्लेम फॉर डैमेजेस। एंटिसिपेटरी ब्रीच का मतलब होता है व्हेन वन पार्टी अपना कॉन्ट्रैक्ट पहले से पहले ही मना कर देती है, रेप्यूडिएट कर देती है बिफोर द ड्यू डेट। बिफोर द क्या बताया मैंने, ड्यू डेट। अब देखो यहां पे हम बात करते हैं कि क्या क्या सूट फॉर प्राइस कौन करेगा, सेलर अगर उसे पैसे नहीं मिले, किससे, बायर से। डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस, ये भी कौन फाइल करेगा, सेलर। बायर रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द गुड्स। डैमेजेस फॉर नॉन डिलीवरी, सेलर फेल्स टू डिलीवर द गुड्स। रिकवरी ऑफ प्राइस पेड, बायर सेलर डज नॉट डिलीवर द गुड्स। ब्रीच ऑफ वारंटी, बायर गुड्स डिफेक्टेड बट कैन नॉट बी रिजेक्टेड। आगे आता है बच्चों अनपेड सेलर। अनपेड सेलर का मतलब है सामान तो बेच दिया लेकिन उसे पूरा पैसा नहीं मिला, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अनपेड सेलर। जहां पे प्राइस हैज नॉट बीन पेड और चेक दिया था लेकिन चेक क्या हो गया, डिसऑनर, तो ऐसे सेलर को बोला जाता है अनपेड सेलर। राइट अगेंस्ट गुड्स लीन, स्टॉपेज इन ट्रांजिट, रीसेल और विदहोल्डिंग डिलीवरी। स्टॉपेज इन ट्रांजिट की बात करें, अलाउ सेलर टू स्टॉप गुड्स। अगर मान के चलो, एक बात सुनो, जिसको हमने सामान बेचा वो इंसॉल्वेंट हो गया,
अब जो है ना सरकार जो है लिक्विडेटर उस सामान पे क्या दिखाएगा, अपना हक दिखाएगा। सेलर पहुंच गया, भाई ये तो इसका है ही नहीं, क्यों? क्योंकि इसने तो इसका पैसा ही नहीं दिया, तो इसको स्टॉप कर दो, ये मेरा है, ठीक है। रीसेल, उसी के साथ जो सेलर है, अनपेड सेलर है, वो सामान को दोबारा से क्या कर सकता है, सेल। सेलर हैज पर्सनल रेमेडीज सच एज सूट फॉर प्राइस एंड साथ में क्या, डैमेजेस। उसके बाद बच्चों इसमें कॉन्सेप्ट आता है दैट इज टू बी ऑक्शनल सेल। ऑक्शन सेल की अगर हम बात करें, मीनिंग ऑफ ऑक्शन, ऑक्शन सेल इज अ पब्लिक सेल जहां पे बिडिंग के हिसाब से हाईएस्ट बिड पे जो है सामान बेच दिया जाता है। इन ऑक्शन गुड्स आर ऑफर्ड पब्लिकली, बायर कैन कॉम्पीट बाय मेकिंग सक्सेसिवली हायर बिड्स, गुड्स आर सोल्ड टू द हायर बिडर्स। उसी के साथ साथ अगर हम आगे बात करें, ये इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। अब इसमें कुछ कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं, जैसे ऑक्शन सेल, पब्लिक सेल होती है बिडिंग के थ्रू, और जो हाईएस्ट बिड 1,01,000, फिर उसमें से कहा 1,50,000, तो फिर से बिडिंग होगी 1,50,000 एक, 1,50,000 दो, 2 लाख, तो अब बिडिंग होगी 2 लाख में, 2 लाख 1, 2 लाख 2, 2 लाख 3, 2 लाख 4, क्या और कोई बिडिंग करना चाहेगा? आंसर इज नो, फाइनल हो गया, हाईएस्ट बिड पे फाइनल हुआ, ठीक है। सेल कंप्लीशन कैसे होती है, जैसे हैमर फॉल कर दिया कि फाइनल। रिजर्व प्राइस, मिनिमम प्राइस फिक्स कर देता है सेलर। एफओबी का मतलब होता है फ्री ऑन बोर्ड, फ्री ऑन बोर्ड का मतलब है रिस्क पासिस व्हेन गुड्स लोडेड ऑन शिप। रेल होता है रिस्क पासिस व्हेन गुड्स लोडेड ऑन ट्रेन, जिसके अंदर सब कुछ कवर है, कोस्ट है, इंश्योरेंस है, फ्रेट है, सेलर सारी कोस्ट बियर करता है, सभी खर्चे। एक्सशिप डिलीवरी एट डेस्टिनेशन पोर्ट एंड सेलर बियर रिस्क अंटिल अराइवल, ठीक है बच्चों। ये थे हमारे, नीचे आपके आ जाएंगे, दीज आर द क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस, एंड ये हमने जो कवर अप किया दैट इज टू बी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। एग्जाम के लिए इस तरीके के रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हमें कर लेने चाहिए, क्योंकि ज़रूरी है तो कर लेने चाहिए, और बहुत ज़रूरी भी है बच्चों, ठीक है जी। अगर किसी भी बच्चे को इन वाले नोट्स, जो जिन नोट्स से मैं पढ़ा रही हूँ, अगर आपको चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके व्हाट्सएप ग्रुप है वो ज्वाइन कर सकते हैं, और स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे कॉल भी कर सकते हैं।